एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर विशाल दैया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये जानना है कि एमडी एनेस्थीसिया एग्ज़ाम की थ्योरी में आपको लिखना कैसे है और उससे इम्पॉर्टेंट कि आपको उसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है। इस वीडियो में अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं बताने वाला कि नॉलेज आपको गेन कहाँ से करनी है, मतलब सोर्सेज क्या होने वाले हैं, बिकॉज by the time you reach your final year, by the time you actually want to listen to someone who is telling about how to write in exams, आप ऑलरेडी अपने कुछ सोर्सेज क्रिएट कर चुके होते हो, आपकी रेगुलरली क्लासेस होती हैं, तो नॉलेज का सोर्स इज़ एक्चुअली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हर जगह चीज़ें सेम ही होती हैं। स्पेशली थ्योरी एग्ज़ाम के अंदर जहाँ आपको इतना लिमिटेड लिखना है, वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने पढ़ा कहाँ से है, बट फ़र्क ये पड़ेगा कि आपने उसको लिखा कैसे है। तो ये वीडियो कैसे लिखा है उसके ऊपर ज़्यादा है, ना कि कहाँ से पढ़ा है उसके ऊपर। ठीक है, अब इसको रिट्रोस्पेक्टिवली करके देखेंगे। देयर विल बी 2 phases ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट, आई विल टेल यू इफ़ यू आर एक्चुअली सिटिंग इन योर एग्ज़ाम, तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल क्रिएट एंग्जाइटी दैट डे, या उसके बाद एग्ज़ाम में एक्चुअली सिनेरियो क्या है, उसके बाद विल गो 1 day बिफोर कि एक दिन पहले अगर एंग्जाइटी है तो वो एंग्जाइटी एक्चुअली आज ऐसा क्या करें जिससे वो 1 day बिफोर या 2 day बिफोर जो एग्ज़ाम एंग्जाइटी है वो कम हो। एंड द थर्ड थिंग विल बी द एक्चुअल प्रिपरेशन फेज जो 2.5 से 3 महीने अप्रॉक्स आपका लेगा। डजेंट मैटर हाउ स्लो यू आर, but if you are consistent enough, that will take only 2.5 to 3 months for actual theory exam preparation. मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा, बट एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन के टाइम पे आपको नोट्स, अगर इफ़ एट ऑल यू आर मेकिंग नोट्स, तो वो नोट्स कैसे बनाएं जिससे प्रैक्टिकल में और थ्योरी इन दोनों को चीज़ों में इक्वली आप एक्सेल कर पाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ एग्ज़ाम में जब आप जाते हो तो आपको पता चलेगा यू विल हैव अकॉर्डिंग टू द आईपी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी जो है, उसमें जो हमारी शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल शेप में होती है, मतलब ऐसे लैंडस्केप मोड में होती है, जैसे पोर्ट्रेट नहीं होता। तो लैंडस्केप में आपके जो शीट्स नंबर्स होते हैं दैट इज़ 32, 16 इंटू 2 32। अब इतने कम स्पेस में एज्यूमिंग यू आर गेटिंग 10 क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 इंटू 3 गेट्स टू यू 30। तो आप सिर्फ 3 पेज, दैट इज़ एक्चुअली 1.5 पेजेस, लाइक वन साइड, अदर साइड एंड द अदर साइड ऑफ द सेकेंड पेज, तो आप यू ओनली हैव 1.5 पेजेस पर 10 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू दी अजम्पशन जो हम शायद यूजी एग्ज़ाम में अगर शीट्स मिल जाती थी और या मोटी शीट्स आती थी, वैसा कुछ नहीं होने वाला। सो विल गेट ओनली 1 शीट अकॉर्डिंग टू द आईपी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, और उसमें 16 पेज होंगे, दैट इज़ टोटल 32 होंगे, और एक 10 मार्क क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1.5 पेज मिलने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली विल गेट अदर टाइप ऑफ मार्क्स, अदर mark questions like 5 mark questions or even 10 mark questions which have subdivisions like 3 plus 3 plus 3 plus 1, suppose like that, क्योंकि उसमें मल्टीपल सब पार्ट्स हो सकते हैं 10 मार्क क्वेश्चन में। those subdivisions will actually be helpful to you to reduce the space विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द आंसर, बिकॉज वो बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं वो क्वेश्चन, कि आपको पता है कि 3 मार्क इस पार्ट ऑफ 10 मार्क क्वेश्चन का मिलेगा, प्लस 3, तो वो जितने सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट के इंडिविजुअली 3 मार्क्स है, तो दैट इज एक्चुअली नॉट अ 10 मार्क क्वेश्चन, बट देयर आर 4 क्वेश्चंस विद सेपरेट मार्किंग स्कीम, सो यू विल हैव टू राइट स्पेसिफिक टू दोज पॉइंट्स। आपको एक स्पेसिफिक पार्ट को अगर आपने एक पेज का भी लिख दिया तो भी वो 3 नंबर में ही काउंट होने वाला है। सो डोंट बी बायस्ड कि आपको एक चीज़ आती है तो आप उसमें बहुत लिख दोगे और जो चीज़ कम आती है उसमें कम लिख दोगे तो मार्क्स ज़्यादा होंगे, नहीं। तो दैट इज़ वाई वी नीड अ प्लान। जब हम अब मैं एक नोट पैड पे आपको लिख के दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या एग्ज़ाम के किस टाइप के क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट रखने से यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स रादर देन राइटिंग पैराग्राफ्स और लाइक नॉन स्पेसिफिक थिंग्स। ठीक है, second thing, apart from the number of pages, second thing obviously will be the timing of the individual question. अब अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो यू विल बी लिमिटेड टू 8 to 10 minutes फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब
अगर तुमने डिसाइड स्टार्टिंग में ये कर लिया कि हाउ मच पेजेस विल यू अलॉट टू पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो दैट विल बी द बिगनिंग स्टेप, द फाउंडेशन स्टेप, बिकॉज आपको उससे ये आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में एग्ज़ाम कितना लेंदी है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपकी एंग्जाइटी वहीं से कम हो जानी चाहिए कि you'll नो कि यार ये पेपर एक्चुअली कितना बड़ा है, तो कंप्लीशन इज़ एक्चुअली अ फैक्टर, या फिर एग्ज़ाम पेपर छोटा है तो आप इंडिविजुअल एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। सो दैट यू विल डू द फर्स्ट थिंग विल बी द प्रिपरेशन पार्ट विच विल इंक्लूड द नंबर ऑफ पेजेस, एंड सेकंड विल बी द टाइमिंग पर क्वेश्चन। ये आपको पहले 3-4 मिनट में सोच लेना है। जब आपने ये चीज़ कर ली तो आपको ऐसा होता नहीं है ना, आइडियल सिनेरियो है ये कि यू आर डिवोटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनट्स टू एवरी क्वेश्चन, दैट विल नॉट बी हैपनिंग इन योर एग्जाम लिटरली। तो जो घड़ी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, घड़ी लेके जाना, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि वॉल क्लॉक हो सकता है ना हो, बार बार टाइम पूछोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा, और फ़ोन तो ऑब्वियसली नहीं है ना अलाउड। तो घड़ी लेके जानी है, उस घड़ी में फर्स्ट क्वेश्चन से ही जो टाइम है, जो डिसाइड किया है कि यार मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा एक क्वेश्चन को। अब प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट ही नहीं होगा। ये 99% लोगों के साथ होने वाला है कि यू विल स्टार्ट अ क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, और उसके बाद ये लगेगा भाई कि क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे, तो बहुत लेंदी है। तो ऑब्वियसली उस पर प्रैक्टिस का रोल तो आएगा, बट मोर देन प्रैक्टिस दी स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू लीव वन पेज। एग्जाम्पल बताता हूँ, यू हैव फिल्ड वन पेज फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, पीछे का एक लगा दिया, ठीक है, एंड यू स्टिल हैव हाफ ऑफ द पेज ऑफ द थर्ड पार्ट, जो हमारा 1.5 पेजेस पर 10 मार्कर जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो अब वो जो भरने वाले थे वो अभी बचा हुआ है, सो यू लीव दैट पेज एज सच, skip the page, keep it empty and move on to the second question, ठीक है। अब अगर आपने ये चीज़ 3-4 क्वेश्चंस के लिए करी, हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चंस कंप्लीट ही नहीं हो रहे, तो डोंट ट्राई टू फिनिश एवरी क्वेश्चन। आप उतना ही एक पेज छोड़ो, अगले पे जाओ, पेज छोड़ो, अगले पे जाओ, पेज छोड़ो, अगले पे जाओ, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं किस क्वेश्चन को कितने पेज देने वाला हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप था। तो आपको पता है कि यार ये पेज छोड़ने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरे पास पेजेस की शॉर्टेज नहीं होगी एंड में, ठीक है। अब अब तुम कहोगे कि सर ये तो गड़बड़ हो गई, सारे ही क्वेश्चंस इनकम्प्लीट करके जा रहे हैं हम, तो 3-4 क्वेश्चंस इनकम्प्लीट हो गए एंड तक आते आते। तो वो जो लास्ट पेज छोड़ा है, दैट इज़ नॉट टू फिल, दैट इज़ टू गिव एंडिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर तुमने कुछ चीज़ें करते 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 गए लास्ट की, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप फिक्स्ड टाइम दे रहे हो सबको, तो आपके पास टाइम एंड में बचेगा। अब अगर एंड में सिर्फ 6-7 मिनट भी बची और 3-4 क्वेश्चन पेंडिंग होंगे, तो विल जस्ट कंक्लूड दैट आंसर विद इन 2 to 3 लाइन्स। मतलब एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि वो पेज छूट गया, इट शुड लुक लाइक वो आपने खुद से ही उतना ही एग्जैक्ट चीज़ें लिख के छोड़ी गई हैं। तो दैट शुड बी द कंक्लूडिंग पार्ट, जो आपको हर एक क्वेश्चन में 2 या 3 लाइन में कर देना है, ठीक है। जितना उससे पहले लिखा बहुत बढ़िया, उसको प्लीज़ बहुत ये मत है मेरे पास तो बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ है, मैं इसमें बहुत कुछ और लिख सकता हूँ, नहीं लिखना, क्योंकि इतना ही टाइम बचा है। तो उसको कंक्लूड करो, अगले पे जाओ, कंक्लूड करो, जाओ जाओ जाओ, इस तरह से, ठीक है। ये हुई सेकेंड चीज़। सो टाइम, नंबर ऑफ पेजेस एंड कंक्लूजन ऑफ द आंसर, तो आपको कैसे कंक्लूड करना है वो स्ट्रैटेजी भी है। तो ये एग्ज़ाम डे के टाइम पे नहीं सोचना, ये पहले से डिसाइड करके जाना है कि मैं ऐसे ऐसे ही करने वाला हूँ। सो योर टाइम मैनेजमेंट एंड नंबर ऑफ पेजेस विल बी कंप्लीटेड, और आपका पेपर कंप्लीट होगा। सो रादर देन कंप्लीटिंग 2 to 3 क्वेश्चंस इन परफेक्शन, यू शुड बी कंप्लीटिंग होल ऑफ द एग्ज़ाम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, और उसके बाद उसको कंक्लूड कर देना है। सो परफेक्शन एक आंसर से बेटर है कि कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर हो, ठीक है। तो जो लोग फेल होंगे या जिनकी जो एक्चुअली में बहुत ही बॉर्डर लाइन पास होंगे, ऐसा होने वाला है डेफिनेटली, मैं कितना भी यहाँ बोल दूँ, कितना भी वो चीज़ तुम सुन लो, बट लोग करेंगे ये चीज़, दे विल डिवोट 20, 25, 30 मिनट्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, फिर उसके बाद एंड में टाइम नहीं बचेगा, या फिर नंबर ऑफ पेजेस काउंट नहीं हो रहे होंगे, एंड लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। और वो जो क्वेश्चन छूटते हैं, मतलब अगर तुम्हारा 20 नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर ही छूट गया, इवन 10 नंबर का भी छूट गया, तो यू विल बी मार्क्ड आउट ऑफ 90 मार्क्स, नॉट आउट ऑफ 100 मार्क्स।
सो वाई आर यू गिविंग दिस प्रिविलेज टू द एग्जामिनर कि आप 90 के क्वेश्चन पेपर करके आए हो, उस 90 में से ही आपको 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. 50% इज़ नॉट अ स्मॉल फैक्टर. 50% लाने में भाई ऐसी तैसी हो जाती है. इसीलिए अगर आपको ऑलरेडी पता होगा कि एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करना कैसे है और इंडिविजुअल क्वेश्चन में क्या लिखना है, वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, तो आपकी एंग्जाइटी कम रहेगी. ठीक है. थर्ड थिंग जो है, जो बाकी बची हुई टिप्स हैं आपको एग्ज़ाम से पहले, एक दिन पहले जो करना है या फिर एग्ज़ाम वाले दिन क्या कर सकते हो, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, ताकि ये वीडियो इतनी लेंदी ना हो जाए जिसमें आप उलझ के पड़े हो जाओ. ठीक है. सो विल बी मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट वे आई टेल यू कि थ्योरी में एग्ज़ाम क्वेश्चन में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके इंडिविजुअल फॉर्मेट किस तरह के बनाने में बेटर रहेगा आपको. ठीक है. सो यार फाइनली ये है तुम्हारा नोट पैड का एक्सप्लेनेशन. देख के डरना मत. विल स्टार्ट वन बाय वन बिकॉज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरी एग्ज़ाम्स फॉर टुडे. तो थ्योरी एग्ज़ाम में बेसिकली तुम्हारे दो अप्रोचेज़ होंगे. हम अभी जो अप्रोच में बात करेंगे उसमें ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन इंक्लूडेड होगी, और एग्ज़ाम में उसको कैसे रेप्लिकेट करना है वो चीज़, हम दोनों चीज़ों को साथ साथ बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब दो अप्रोच तुम्हारी प्रिपरेशन में क्या होगी. हमको समझ नहीं आता ना कि यार कहाँ से शुरू करें. कोई किस किताब से पढ़ रहा है, कोई किसी वीडियो से पढ़ रहा है. बट अल्टीमेटली थ्योरी एग्ज़ाम के लिए जो इकलौती चीज़ है वो है कि तुम्हारे टॉपिक्स वो कवर होने चाहिए जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हैं. ठीक है. तो हम जैसे हम यूजी एग्ज़ाम में भी कहते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर वाइज लिस्ट होती है ना. हमको पता है कि पेपर 1, 2, 3, 4 हर साल आते हैं. तो 4 तरह के पेपर होते हैं हमारे एनेस्थीसिया में. अब ऐसे ऐसे तुमको क्या करना है, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. अब कह तो दिया ईज़ली, बट प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू एक्चुअली पिक दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो जो लिस्ट है जो तुम्हारी, ऐसे तूने पेपर उठाया उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे. अब वो 10 क्वेश्चन अलग अलग यूनिट के हैं. तो तुम अगर कोशिश करोगे कि चलो आज मैं 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाता हूँ, पेपर 1, तो उस पेपर 1 में तुमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, तुमने फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया जो बिल्कुल रैंडम अलग यूनिट का था, क्वेश्चन 3 किया वो बिल्कुल अलग रैंडम यूनिट का था. तो तुम कंफ्यूज रहोगे कि यार समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली चीज़ें लिंक कैसे करनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग है. तो इससे बेटर ऑल्टरनेटिव ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लें, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं, इनटू अ सिस्टम वाइज लिस्ट. ठीक है. अब सिस्टम वाइज लिस्ट, अगर तुम आईपी यूनिवर्सिटी की हो और मेरे कॉन्टैक्ट में हो तो आई विल गिव यू दिस सिस्टम वाइज लिस्ट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी बीइंग मेड. ठीक है. तो इस सिस्टम वाइज लिस्ट में ऑब्वियसली जैसे हमारे सिस्टम्स हैं, CVS है, RSP हो गया, ICU हो गया, ENT, ऑफ्था, ऑर्थो, तो ऐसे इस तरह से मिला के हमारे पास दे आर almost 16 to 17 such units. Now to cover these 16 to 17 units you'll take that 2 to 2.5 months. ठीक है. अब ये 16-17 यूनिट अगर तुम्हारे पास हैं, वो भी सिस्टम वाइज सेग्रीगेटेड, तो एटलीस्ट जैसे जैसे तुम सिस्टम ये जो यूनिट्स हैं 16 या 17 जो यूनिट्स हैं उनको कवर करते जाओगे, यू विल हैव अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस. नहीं तो समझ नहीं आएगा कि कितनी चीज़ें कंप्लीट हो गई, कितनी रह गई. ठीक है. प्लस जब सिस्टम वाइज चीज़ें करोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम का तुम्हारे पास हर तरह के क्वेश्चंस होंगे. सो यू विल बी एबल टू लिंक देम वेल, क्योंकि तुम एक हफ़्ता अप्रॉक्सीमेटली एक सिस्टम को दे रहे होगे तो तुमको अच्छा लगेगा. प्लस एक बड़े सिस्टम के साथ एक छोटा सिस्टम पकड़ सकते हो तो वो थोड़ा इजी होगा. छोटे सिस्टम करोगे तो तुमको फील आएगी कि हाँ वी आर कंप्लीटिंग सर्टेन सिस्टम्स. अब CBS पकड़ के बैठे रहोगे तो हो सकता है तुम चाहे 1 साल पढ़ते रहो. ठीक है. सो द पॉइंट इज़ नॉट टू स्टिक टू वन सिस्टम एंड गिव एवरी पॉसिबल टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट, बट कोशिश करो उन 16-17 में से जो 5-6 छोटी यूनिट हैं वो पहले कर लो, तो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ हम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं. ठीक है. अब वो जो 16-17 यूनिट हैं उनमें ये जो सिस्टम वाइज जो कैटेगरी है उनमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक हैं, वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आ चुके हैं वही हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस विच हैव नेवर बीन आस्क्ड
बट पोटेंशियल है कि पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं वो उस यूनिट के आ सकते हैं। अब तुमको एक पोटेंशियल क्वेश्चंस की तरफ भागना नहीं है। जैसे कि अगर तुम कौशिक ज्योतिनाथ पढ़ रहे हो सपोज, ठीक है, और तुमने CNS यूनिट उठाई हुई है, फ्रॉम दैट CNS यूनिट यू विल रियलाइज़ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो लिस्ट है हमारे पास उसमें नहीं है। एग्जांपल एपिलेप्सी का कोई क्वेश्चन, तो ये नहीं है कि तुम एपिलेप्सी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कौशिक से, ठीक है। सो इवन दो हमारी पास बुक्स बन गई हैं ऐसी जो जिनके पास बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी सेग्रीगेटेड सिस्टम्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनके सारे क्वेश्चंस तुमको पढ़ने हैं, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और कौशिक ज्योतिनाथ या फिर कोई भी सपोज DNB के पेपर की कोई किताब है या कोई और प्रीवियस ईयर कहीं से तुम पढ़ रहे हो, तो डोंट फोकस ऑन द क्वेश्चंस विच हैव नॉट बीन आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक। तो हम मेजरली फोकस यही करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारी जो लिस्ट है उसी से प्रिपेयर करें। अब उस लिस्ट के अंदर क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, एक क्वेश्चंस होंगे इस तरह के जिसके क्वेश्चंस विच हैव नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एट ऑल, ठीक है। तो इन क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही बकवास क्वेश्चंस होंगे जिसका कोई लेना देना नहीं हमारी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से, ठीक है। हो सकता है कभी लाइफ में बाद में कभी काम आए, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनको हमको क्या करना है, बस एक बार पढ़ने हैं, कहीं भी लिख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके जहाँ से भी तुमने पढ़ा है उस पर्टिकुलर चीज़ को एक बार पढ़ के छोड़ देना है। तो डोंट ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज कि मुझे इसके नोट्स बनाने हैं बहुत ज़्यादा और मैं उसकी डिटेल पढ़ूंगा, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। उन क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं देना है जिनकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेडास ऐसे क्वेश्चन है, एक्मो पे क्वेश्चन आ गया, या फिर ये जो TE पे क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत सारी लंबी लिस्ट है। या हम कह लें कि ICU जो होता है, ICU को सेटअप कैसे करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस में। सो डोंट फोकस ऑन दम कि बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना है, उनको सर पढ़ के छोड़ देना है। हमारा मेन फोकस जो रहेगा इस प्रिपरेशन में वो रहेगा मैनी क्वेश्चंस हु आर आस्क्ड एज केसेस, ठीक है। ये भी तुमको पता है पेपर 2 और पेपर 3 मेजरली केसेस के लिए आता है। तो हमारा 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज़ ऑलरेडी बायस्ड कि हमको केसेस कराने चाहिए, आने चाहिए। और ऑब्वियसली रियल लाइफ में हम केसेस ही करा रहे हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का काम ही केस कराना। अब इन केसेस में लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, शॉर्ट केसेस हो सकते हैं। अब ये लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस एक्चुअली में प्रैक्टिकल की लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट भी मेरे पास अवेलेबल है, ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये जो लॉन्ग केसेस और शॉर्ट केसेस हैं ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस हैं। बट ये सेम केसेस, एग्जैक्टली सेम केसेस तुम्हारे थ्योरी में भी आता है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि जब तो प्रैक्टिकल के लिए जब तुम केसेस पढ़ते हो, सपोज़ एक लॉन्ग केस है, COPD पेशेंट पोस्टेड फॉर लैब कोलिसिस्टेक्टमी। अब अगर COPD पेशेंट लैब कोलिसिस्टेक्टमी के लिए आ रहा है तो तुमको COPD के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लैब कोली है तो लैब कोली के बारे में पूरा पता होना चाहिए। और COPD पेशेंट में फिर जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछते हैं तो दे स्टार्ट विद COPD क्या है, कितने तरह के ये हमारे यहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ होती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो इस तरह के 50 तरह के क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल में पूछते हैं सिर्फ, और बहुत डिटेल इनका प्रिपरेशन करना पड़ता है प्रैक्टिकल के लिए, बट नॉट फॉर थ्योरी। यही सेग्रीगेशन करना लोगों को नहीं आता। अब जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एग्जाम्पल किसी ने मैरो ले लिया या किसी ने 3-4 किताबें ली अलग अलग जिससे एक केस पढ़ा, किसी ने टाटा से पढ़ा, कौशिक ज्योतिनाथ से भी पढ़ा, कि 1-2 वीडियो भी देखी, सपोज़ एपेक्स की वीडियो देखी, या फिर ISA नेशनल, ISA केरला, इन सब की वीडियोस देखी, बहुत मेहनत करके 4-5 जगह से मिला के किसी ने एक लॉन्ग केस की तैयारी की। जैसे एग्जांपल यही COPD फॉर लैब कोली। अब उसने इतनी मेहनत करके वो जो नोट्स बना लिए, 60-70 पेज के नोट्स बना लिए, क्योंकि उसने 3-4 जगह से पढ़ लिया है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि दोज नोट्स डज़ नॉट डिफरेंशिएट कि थ्योरी से पहले उसको रिवाइज़ कैसे करें और प्रैक्टिकल से पहले उसको रिवाइज़ कैसे करें, ठीक है।
तो इफ़ यू आर ऑलरेडी अ थर्ड ईयर एंड एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, सच में बचे ही 3-4 महीने हैं, तो तुम नोट्स एनीवे नहीं बना सकते, या फिर तुमने जो बना लिए हैं वो बना लिए हैं. बट इफ़ यू आर अ सेकेंड ईयर और अ फर्स्ट ईयर लिसनिंग टू दिस वीडियो, ये पूरी एनेस्थीसिया प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो लोग शायद सालों से नहीं कर रहे हैं, बट अब करना स्टार्ट कर दो अगर इफ़ यू हैव टाइम. कि हमको थ्योरी में पढ़ने से, थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल की जो नॉलेज है उस केस की, उसको सेग्रीगेट रखना पड़ेगा. ठीक है, अब उसको सेग्रीगेट करना कैसे है, उसका एग्जांपल दिखाता हूँ. ठीक है, तो ये जो लॉन्ग केस एंड शॉर्ट केस है, इसको हम बैक करते हैं. मैं जाऊँगा अपने ENT सेक्शन में, और ये है मेरा एडिनोटॉन्सिलेक्टमी का एक केस है. ठीक है, अब ये जो केस मैंने पूरा लिखा है, इसमें तुम ये देखो ना मेरे नोट्स में कि एक सेक्शन है जिसमें मैंने लिखा है कंसर्न्स. के कंसर्न्स डिवाइडेड इनटू पेशेंट रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड एंड सर्जरी रिलेटेड. ये जो कंसर्न्स हैं, ये अगर हमने केस कराया है कभी लाइफ में, और हमने किसी किताब से पढ़ा है या किसी वीडियो से देखा है, तो यू विल बी एबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज 3 कंसर्न्स. ये कंसर्न्स अगर तुम आज बहुत अच्छे से समझ के लिख लोगे, तो इवन लाइफ टाइम अगर वो केस कराने से पहले तुमको जानना है कि यार इस केस में ध्यान क्या रखना था, तो इवन प्रैक्टिकली केस कराने के लिए सिर्फ यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. अब जो नॉलेज है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, सपोज़ ये एडिनोटॉन्सिलेक्टमी में ब्लड सप्लाई, वीनस सप्लाई, ये नर्व सप्लाई, इंडिकेशंस ऑफ टॉन्सिलेक्टमी, पैराडाइज क्राइटेरिया, ठीक है, मेथड्स ऑफ टॉन्सिलेक्टमी, ये जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरी में नहीं आते. तो ये थ्योरी के लिए तुमको ये वाला पोर्शन पढ़ना है भी नहीं. तो यू विल नॉट वेस्ट टाइम कि तुम्हारा 1 हफ्ते में एग्ज़ाम है, तुमको ENT सपोज़ यूनिट रिवाइज़ कर रहे हो और तुमने नोट्स बनाए थे, तो तुम इस नोट्स में ये वाली चीज़ें पढ़ने बैठे हुए हो. तो थ्योरी से पहले यू विल बी जस्ट लुकिंग एट द कंसर्न्स, पेशेंट रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड, और कंसर्न्स के बाद यू विल गो टू द प्री-ऑप पार्ट, इंट्रा-ऑप पार्ट एंड द पोस्ट-ऑप पार्ट. ठीक है, ऑब्वियसली मैं अब प्री-ऑप, इंट्रा-ऑप, पोस्ट-ऑप के डिटेल में नोट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि एनीवेज हम लाइफ लॉन्ग यही कर रहे हैं. एंड इफ़ यू आर अ सेकेंड और थर्ड ईयर, यू ऑलरेडी नो कि हम प्री-ऑप में क्या क्या चीज़ें देखते हैं. हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं, हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस मांगते हैं स्पेसिफिक टू दी सर्जरी रिक्वायरमेंट, फिर हम उसको कुछ ऑर्डर्स देते हैं, प्री-ऑप ऑर्डर्स देते हैं. फिर हम इंट्रा-ऑप आते हैं, इंट्रा-ऑप में हमारा कुछ प्लान ऑफ एनेस्थीसिया होता है. फिर हम इंट्रा-ऑप GA देते हैं या रीजनल करते हैं, उस पे ध्यान देंगे. एंड पोस्ट-ऑप में हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं. तो ये हम लाइफ लॉन्ग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं. तो उसको उस तरह से ही लिखना है. तो द नोट्स जो तुम जिस भी केस के बनाने वाले हो, वो उस प्रैक्टिकल नॉलेज से ही बनाने हैं. यूल रीड अ बुक, यूल वॉच अ वीडियो, बट रियल लाइफ में केस कराने के लिए क्या प्री-ऑप, क्या इंट्रा-ऑप और क्या पोस्ट-ऑप में ज़रूरी है, उस तरह से ही तुम्हारे नोट्स बनने चाहिए. और अलॉन्ग विद दैट अ टेबल विच मेंशन्स द कंसर्न्स, पेशेंट रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड एंड सर्जरी रिलेटेड. अब ये ही फॉर्मेट जो मैंने बताया, इसमें कंसर्न्स तो तुम्हारे यूज़ हो जाएंगे थ्योरी एग्ज़ाम में एज सच, पर इसमें इतने सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो लेट्स मूव ऑन टू अ क्वेश्चन, सपोज अ लॉन्ग क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन थ्योरी. तो उसको लिखना कैसे है, तो हम बैक करते हैं, हम जाते हैं अपने नोट्स वाले सेक्शन पे. तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर थ्योरी एग्ज़ाम जो केस रिलेटेड है. तो फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद द कंसर्न्स. ठीक है, अगर किसी ने एग्ज़ाम में पूछा है व्हाट आर द एनेस्थेटिक कंसर्न्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्जरी, अगर सिर्फ कंसर्न वर्ड मेंशन कर दिया है, तो यू विल बी ओनली मेंशनिंग कंसर्न डिवाइडेड इनटू पेशेंट, एनेस्थीसिया एंड सर्जरी रिलेटेड. ठीक है, बट क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन कंसर्न पे आ गया है, देन यू हैव टू एलैबोरेट द कंसर्न्स. तब आपको हर एक कंसर्न को पकड़ के उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है, या उसके आसपास कुछ भी तुम एक्स्ट्रा लिख पाओ तो उसको लिखना है, प्रेफरेबली इन अ टेबल फॉर्म. ठीक है,
तो उस तरह से तुम्हारे, जैसे मैंने बताया 1.5 पेजेस टू बी गिवन टू अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो तुम अगर 1 1 1 3 सेक्शन डिवाइड करो, ऑन वन पेज यू विल राइट पेशेंट रिलेटेड कंसर्न, एक साइड में एनेस्थीसिया, एक साइड में सर्जरी रिलेटेड कंसर्न। उन एक पेज में ही उनकी सिग्निफिकेंस एक साइड में लिखनी है। तो यू विल मेक अ टेबल जिसमें एक साइड कंसर्न लिखे हैं, एक साइड में उसकी सिग्निफिकेंस लिखी है। तो दैट वे यू विल बी एबल टू राइट अ 10 मार्क क्वेश्चन फॉर कंसर्न्स। बट देयर अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो लॉन्ग केसेस, ये जो केसेस में आते हैं थ्योरी में, उन्हीं में आता है, विच इज़ नॉन एज एनेस्थेटिक मैनेजमेंट। अब एनेस्थेटिक मैनेजमेंट में यू विल स्टार्ट विथ दीज कंसर्न्स ओनली, बट अब उनको डिटेल में नहीं लिखना। एग्जाम्पल, ये देखो शीट, इसमें कंसर्न्स हमको यहाँ लिखना है। तो जो फर्स्ट पेज है उसको हमको हाफ में डिवाइड करना है, एक साइड में कंसर्न्स लिखने हैं और यहाँ पेशेंट, एनेस्थीसिया, सर्जरी रिलेटेड कंसर्न्स लिखने हैं। सब में हमको सिर्फ 2-4 पॉइंट, यहाँ 2-4 पॉइंट, यहाँ 2-4 पॉइंट, यहाँ 2-4 पॉइंट, यहाँ सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद विल गिव अ हेडिंग प्री ऑप, फिर हम प्री ऑप के बारे में लिखेंगे उस पेज में। फिर हम अगले पेज पे जाएंगे जहाँ पे हमको फिर से उसको हाफ में डिवाइड करेंगे, इंट्रा ऑप हेडिंग डालेंगे और इंट्रा ऑप के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे। एंड देन जितना, क्योंकि इंट्रा ऑप एक पोर्शन है जिसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो यू विल गिव मोर स्पेस टू इंट्रा ऑप। एंड देन पोस्ट ऑप के लिए मे बी हाफ अ पेज इज़ मोर देन इनफ। तो ये बेसिकली 3 पेज हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, उनको तुमने हाफ में डिवाइड कर दिया, तो यू विल बी हैविंग एक्चुअली 6 पेजेस का तुम्हारे पास बेसिकली स्पेस बन जाएगा। तो यू विल हैव टू यूज़ अ स्केल एंड डिवाइड द पेज इनटू 2 एंड देन राइट अ लॉन्ग केस लाइक दिस। अब इसमें तुमको प्री ऑप, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप में लिखना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लिखने बैठोगे तो तुम्हारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दीज केसेस you will be learning a lot about them, and then in theory exam you won't be able to segregate कि तुम 1.5 पेज के अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर किसको कैसे लिखोगे। तो वो चीज़ें आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग केसेस के लिए। तो प्री ऑप में फर्स्ट यू विल राइट द हिस्ट्री, एंड इन हिस्ट्री यू विल राइट ओनली द स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक है। अब हर एक चीज़ नहीं लिखनी, हम जो डिटेल हिस्ट्री लिखते हैं, ड्रग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी। हिस्ट्री में सिर्फ काम की चीज़ लिखनी है। काम की चीज़ तुम्हारे को जो याद आ रहा है सिर्फ उसके 1 या 2 पॉइंट। सो एवरी हेडिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, उसमें सिर्फ 1 या 2 पॉइंट जो तुमको सबसे पहले याद आ रहे हैं। हो सकता है उसमें 10 पॉइंट होते होंगे यूजुअली, या तुमने अपने नोट्स में मेंशन किए होंगे, बट एग्ज़ाम में सिर्फ 1 या 2 पॉइंट लिखने हैं एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग। तो हिस्ट्री में सपोज करो एक डायबिटीज़ का केस है, तो यू विल आस्क इन द हिस्ट्री कि क्या उसको कोई ऐसे साइंस ऑफ रेटिनोपैथी तो नहीं है, उसको यूरिन में प्रॉब्लम तो नहीं है, यूटीआई के फीचर्स तो नहीं है, कोई न्यूरोपैथी तो नहीं है, टिंगलिंग सेंसेशन, वो सब। तो यू आर रूलिंग आउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ इन द हिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। तो वो 1-2 जो पॉइंट जो तुमको याद आए उस हिस्ट्री के लिए तुमने वो मेंशन किया। देन यू गो ऑन टू द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में यू हैव टू कैटेगराइज बिटवीन जनरल एंड सिस्टमिक। इन जनरल डोंट राइट पिकल, ठीक है। सब में ये नहीं लिखना कि पैलर, इक्टेरिस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडेनोपैथी ये सब एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ये सब नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि तुम लिखोगे उसमें वर्ड मेंशन करोगे, इट विल वेस्ट योर टाइम। सो जस्ट मेंशन वो वाला पॉइंट जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर विपल सर्जरी है तो उसमें व्हेन यू राइट दिस जनरल एग्जामिनेशन, तो विपल सर्जरी में यू एक्सपेक्ट कि इक्टेरिस होगा, पेशेंट को जॉन्डिस होगा ना, तो यू विल राइट इक्टेरिस पॉजिटिव, so that positive finding which is expected in that particular case has to be written, that's it, ठीक है। तो ये मैंने जो मेंशन किया जॉन्डिस, विपल्स, वो वाला पोर्शन। सिमिलरली सिस्टमिक है, तो अगर कोई सिस्टम इन्वॉल्वमेंट तुमको लग रहा है उस पर्टिकुलर केस के लिए, तो तुम सिर्फ उस एग्ज़ाम में सिर्फ ये लिखोगे सिस्टमिक, यू विल गो टू दैट सिस्टम एंड राइट द फाइंडिंग विच मे बी प्रेजेंट। एग्जाम्पल, अगर माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट है तो सिस्टमिक में यूल राइट सीवीएस में यूल राइट मर्मर प्रेजेंट। तो वो जो उससे रिलेटेड 1 या 2 पॉइंट है उस एग्जामिनेशन में, उस केस से रिलेटेड सिर्फ वो मेंशन करना है। फिर हम आएंगे इन्वेस्टिगेशंस पे। जस्ट राइट द नेम्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। इन थ्योरी एग्जाम यू डोंट हैव टू एक्चुअली जस्टिफाई कि तुमने वो इन्वेस्टिगेशन क्यों मांगी है,
बट अगर एंड में अगर टाइम बचता है तो ऑब्वियसली आपके पास थोड़ा स्पेस साइड में बना के तुम लिख सकते हो द जस्टिफिकेशन, बट अदरवाइज जस्ट राइट द नेम्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, दैट इज़ मोर देन इनफ. Then in advice you'll write only the specific advice. Do not write कि हर एक केस के लिए कि NPO for 6 hours for solid, 2 hours for liquid, written informed consent, ये सब, क्योंकि वो एक implied चीज़ है, वो तो सब में ही करता है. तो only write the specific advice. स्पेसिफिक एडवाइस जैसे किसी हाई रिस्क पेशेंट है तो उसमें हमको ICU बेड लिखना है. अगर तुम्हारा कोई बड़ी मेजर सर्जरी है, इसमें ब्लड लॉस एक्सपेक्टेड है, तो विल राइट अरेंज ब्लड. या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिकेशन तुमको कंटिन्यू करनी है या फिर कोई मेडिकेशन तुमको रोकनी है तो यू विल मेंशन दैट. तो वो जो स्पेसिफिक पॉइंट है सिर्फ वो एडवाइस का लिखना है. और उसके अलावा जो भी तो हम इन जनरल लिखते हैं, उन इन जनरल वाले पॉइंट्स मेंशन नहीं करने थ्योरी के एग्ज़ाम में लिखते टाइम लॉन्ग केस में. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर प्री ऑप सेक्शन. देन इन द इंट्रा ऑप, फर्स्ट थिंग टू राइट इज़ द प्लान ऑफ एनेस्थीसिया. तो इन प्लान ऑफ एनेस्थीसिया अगर इफ़ यू डोंट राइट द प्लान तो तुम अंदर उसमें GA लिखा हो, तुमने रीजनल लिखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि प्लान ऑफ एनेस्थीसिया अगर तुमने लिख दिया है तो उसमें इंट्रा ऑप में चाहे तुमने और कुछ भी ना लिखा हो तो उनको पता होगा, अच्छा तुमको पता है कि इस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल, अगर कोई बर्न कॉन्ट्रैक्चर का पेशेंट है तो यू नो कि अवेक फाइबर ऑप्टिक इज़ दी gold standard. So you will write the plan A is awake fiber optic. Then you can always write plan B or plan C if you do have. Suppose plan B में तुमने लिख दिया कि awake video laryngoscopy, या फिर sedation में तुमने you have given an incision to the scar and then done the extension of the neck. ठीक है, तो वो plan B और C है, वो secondary है, but plan मेजर प्लान जो फर्स्ट प्लान ऑफ एनेस्थीसिया है रिलेटेड टू द केस शुड बी मेंशन्ड. ठीक है, फिर यू विल राइट द सेकेंड हेडिंग एज OT प्रिपरेशन. OT प्रिपरेशन में हमारे पास निमोनिक होता है जो सोप मी या MS मेड, ये इस तरह के निमोनिक होता है. तो यू कैन राइट दैट निमोनिक, सक्शन, ऑक्सीजन, एयरवे पोजिशनिंग. ठीक है, इसमें मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम मॉनिटरिंग वर्ड लिखोगे वहीं पे तुमको जनरल और स्पेसिफिक या स्पेशल की हेडिंग डालनी है. जनरल में यू जस्ट राइट द वर्ड ASA स्टैंडर्ड. आपको वहाँ ये नहीं लिखने बैठना है कि मॉनिटरिंग में विल डू, जनरल में ECG, NIBP, SpO2, वो सब वर्ड्स नहीं लिखने. जस्ट सिंपली राइट ASA स्टैंडर्ड मॉनिटर, दैट्स इट. एंड इन स्पेशल जैसा भी टॉफ मॉनिटरिंग हो गई या ICP मॉनिटरिंग हो गई, बिस मॉनिटरिंग हो गई, जो तुम स्पेशल मॉनिटरिंग कर सकते हो उस केस में, तो यू विल राइट दैट, द नेम ऑफ दैट. ठीक है, इक्विपमेंट में जैसे अगर कोई डिफ़िकल्ट एयरवे वाला केस है तो इक्विपमेंट में विल राइट डिफ़िकल्ट एयरवे कार्ड. ठीक है, थर्ड हेडिंग विल बी इंडक्शन. अब वो इंडक्शन में जस्ट तुमको बस ये लिखना है कि GA देंगे, रीजनल देंगे, अंदर क्या ड्रग्स देंगे, कितना क्या देंगे, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, या उसके रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुमको लगता है तुमने कोई केस कराना है, उसमें कीटामीन देना है, स्कोलिन देना है, RSI करना है, तो बस उसका वर्ड लिख दो कि मॉडिफाइड RSI विल बी डन, दैट्स इट. फोर्थ स्टेप विल बी इंडक्शन के बाद मेंटेनेंस. ये मेंटेनेंस में लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर लिया 4 हेडिंग्स में. तो जस्ट राइट द टर्म मेंटेनेंस एंड देन डिवाइड इट इनटू एनाल्जेसिया, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, मसल रिलैक्सेशन एंड फ्लूइड्स. एनाल्जेसिया में विल राइट अ नर्व ब्लॉक, अगर कोई स्पेसिफिक नर्व ब्लॉक है उस सर्जरी का तो, और एक वर्ड लिख देना साथ में मल्टी मोडल एनाल्जेसिया. डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया में अगर तुम टीवा कर रहे हो तो टीवा लिखोगे, अदरवाइज IV या इनहेलेशनल. मसल रिलैक्सेशन ऑफ चॉइस, CKD पेशेंट है, एट्राक्यूरियम लिख दोगे, इस टाइप से. और फ्लूइड्स है तो तुमको कोई स्पेसिफिक फ्लूइड देना है उस पर्टिकुलर सर्जरी में, NS लगाना चाहते हो या RL लगाना चाहते हो, वो फ्लूइड वहाँ मेंशन करना है. फिफ्थ स्टेप, जस्ट राइट एक्सट्यूबेशन और इमरजेंस, दैट्स इट. दैट विल कंप्लीट, these headings will complete your intro part of the theory exam. The last will be post-op. पोस्ट-op में हमने ये जो पॉइंट्स हैं तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई एनाल्जेसिया. ठीक है, तो अगर तुमने पोस्ट-op में लिख दिया कि व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एनाल्जेसिया इन दी पोस्ट-op, तो तुम्हारे नंबर मिलेंगे. पोस्ट-op में इसीलिए जो मैं कहता हूँ
कि लॉन्ग केस लिखते टाइम लगता है एंड प्री ऑप और इंट्रा ऑप तुम्हारा हो गया है सपोज़, तो तुम पोस्ट ऑप को एक्चुअली कंक्लूड कर सकते हो जस्ट राइट कि एनाल्जेसिया फॉर पोस्ट ऑप। तो उसमें तुम इंजेक्शन PCM 1 ग्राम TDS या फिर तुम्हारा TCA पंप, ठीक है, या तुमने जो नर्व ब्लॉक दिया है दैट विल बी यूज्ड एज अ पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया, या कोई एपिड्यूरल डाला है, सपोज़ कोई एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी है उसमें यू हैव डन एपिड्यूरल GA विद एपिड्यूरल, तो उसमें एपिड्यूरल टॉप अप्स एज अ पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया। तो वो सब जो पॉइंट्स हैं पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस कंप्लीट्स द फॉर्मेट ऑफ योर लॉन्ग केस ऑफ थ्योरी एग्ज़ाम, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ हम बात करते हैं, ये तो हमारे केसेस हो गए जिनको तुमको बहुत डिटेल में नोट्स बना लेने चाहिए कंसर्न्स के और प्री इंट्रा पोस्ट ऑप जो अभी हमने लिखा है इसके लिए, क्योंकि ये तुम्हारे को यूज़ हो जाएंगे थ्योरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रिवीजन के लिए, है ना। क्योंकि लास्ट डे में तो हमारे पास 25-30 केस होंगे रिवीजन के लिए, तो यू वॉन्ट बी एबल टू रिवाइज दैट इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी रिटन कंसर्न्स सेपरेटली एंड प्री इंट्रा पोस्ट ऑप अंडर सेम हेडिंग्स। अगर तुमने ऐसे नहीं किया होगा तो तुम्हारी रिवीजन नहीं हो पाएगी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। एंड ऑलवेज सेग्रीगेट द पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। अब यही एग्जांपल देते हैं, थायराइड का केस है। थायराइड में यू हैव टू रिमेंबर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन T3 T4 कैसे में क्या डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं, तुम्हारे थायराइड के ड्रग्स होते हैं। तो उतनी सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल में पूछते हैं, बट प्रैक्टिकल में और ये जो तुमने कंसर्न्स लिखे हैं प्री इंट्रा पोस्ट ऑप लिखा है, इनको अगर तुमने सेग्रीगेट नहीं करा अपने नोट्स में तो तुम एग्ज़ाम के थ्योरी एग्ज़ाम से पहले भी वही नोट्स पढ़ रहे होगे और प्रैक्टिकल के टाइम पर भी वही पढ़ रहे होगे। तो ये सेग्रीगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन देयर आर केसेस विच आर नॉट आस्क्ड इन योर प्रैक्टिकल बट आस्क्ड इन योर थ्योरी, ठीक है। एग्जाम्पल GBS हो गया, मायस्थीनिया ग्रेविस हो गया। तो हमारे जो प्रैक्टिकल में केसेस नहीं आते हैं वो केसेस थ्योरी में तो आ ही सकते हैं, तो उनमें भी हमको सेम फॉर्मेट यूज़ करना है कंसर्न्स का, प्री इंट्रा एंड पोस्ट ऑप। गलती से भी उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मत लिखना। जैसे अगर क्वेश्चन आया कि मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट इज़ पोस्टेड फॉर सम लोअर लिम्ब सर्जरी, तो उसमें तुम ये लिखने मत बैठ जाना कि व्हाट इज़ मायस्थीनिया ग्रेविस and how do you diagnose myasthenia gravis and all that. So your pathophysiology and definition, this is not asked in your exam. तो अगर केस के लिए क्वेश्चन आया है तो you will only write concerns, pre, intra and post op part and do not write anything extra, ठीक है। तुम्हारे को बुक में जब तुम प्रिपेयर करोगे तो you'll be able to see a lot of content related the case कि GBS है तो GBS के टाइप्स मेंशन होंगे, GBS की डेफिनेशन होगी, पैथोफिजियोलॉजी होगी, बट एग्ज़ाम में एक्चुअली में लिखने के लिए काम नहीं आता वो। तो जस्ट फॉर नॉलेज तुम पढ़ सकते हो, बट एग्ज़ाम में वो चीज़ें मत लिखना, इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम एंड विल नॉट फेच एनी मार्क्स। गॉट इट। सो केसेस के लिए आई डोंट थिंक देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट टू बी टोल्ड। आफ्टर दिस फॉर्मेट विल मूव ऑन टू द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कितने तरह के आते हैं एंड उनको लिखने का क्या माइंडसेट होना चाहिए। सो दीज अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस will include, suppose there are topics. In topics में it may be a practical topic or it may be a solely theory topic. Practical topic मतलब suppose एक क्वेश्चन आया लेबर एनाल्जेसिया के ऊपर। अब लेबर एनाल्जेसिया में तुम ये मत लिखने बैठना कि what is the definition of labor analgesia, why labor analgesia is used, what are the benefits of them, type of labor analgesia, pharmacological, physiological methods, वो सब नहीं लिखना unless asked very specifically. तो if you get a question which is a procedure which is done practically, example labor analgesia, if you get a patient exam में question कि what is the anesthetic management of a patient posted for labor analgesia, then you'll consider it as a case only and you'll write the pre-op part कि pre-op में I'll ask for platelets, coagulation factors, because हमको labor analgesia में epidural डालना पड़ेगा। तो epidural तुम्हारे को डालने के लिए obviously तुमको platelets INR चाहिए होगा,
तो विल राइट दोज थिंग्स इन योर प्री ऑफ, ठीक है। इंट्रा ऑफ में फिर तुम प्रोसीजर ऑफ लेबर एनालिसिस जो एपिड्यूरल है उसके लिए मेंशन करोगे। पोस्ट ऑफ में जो तुम्हारा टॉप अप देना होता है या फिर तुम्हारा ऐसा गाइडलाइंस के हिसाब से यू हैव टू रिमूव द एपिड्यूरल, ठीक है। तो इफ़ यू अप्रोच अ क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली हो सकता है पॉसिबल, तो उसको उस तरह से ही लिखना है जैसे हम दिन रात कर रहे हैं, तब उसके नंबर ज़्यादा मिलेंगे रादर देन राइटिंग द थ्योरी फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक अनलेस आस्क्ड वेरी स्पेसिफिकली। सेकेंड थिंग है जो हमारे और कोई प्रोसीजर आ गया, जैसे सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन आ गया या आर्टीरियल लाइन इंसर्शन आ गया या कुछ भी इस तरह प्रोसीजर जो बिल्कुल टिपिकल हमारी स्किल है, जो हम रोज़ स्किल सेट है, तो उस स्किल सेट में तुमको हेडिंग्स डालनी पड़ेगी ऐसे इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। यू डोंट हैव टू वरी कि मैं यार ये टॉपिक तुम्हें पढ़ के नहीं आया, मुझे याद नहीं है, इसमें क्या बता कितना लिखना है, बिकॉज वो क्वेश्चन आएगा ही 5 नंबर का। ऐसे क्वेश्चन 10 नंबर में नहीं आते। दिल आस्क का प्रोसीजर यू जस्ट हैव टू राइट 3 to 4 हेडिंग्स। उन 3-4 हेडिंग के अंदर जो तुम प्रैक्टिकली तुमको याद आ रहा है वो लिख देना है, ठीक है। अब कोई भी प्रोसीजर करोगे तो उसके आसपास कोई ब्लड वेसल होगी, कोई नर्व इंजरी होगी, तो वो सब चीज़ें तो एनीवेज आप कॉम्प्लिकेशंस में लिख ही सकते हो, ठीक है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल कॉम्प्लिकेशंस आई ऑफ थायराइड सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन तो बहुत तरह की होती है, तो इफ़ यू कैन इन्यूमरेट 5 to 6 थिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि मुझे पता है कि यार हाँ 5-6 चीज़ें होती हैं, तो आप क्या करोगे, उसको उस कॉम्प्लिकेशन को एक जगह लिखोगे एक साइड में, और उसका एक टेबल बनाओगे जिसमें कॉम्प्लिकेशन का एक पार्ट होगा। सेकंड कॉलम में लिखोगे हाउ टू डायग्नोज दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन, एंड द थर्ड पार्ट विल बी योर मैनेजमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लिकेशन। उसमें एक 2 लाइनें ही लिखनी है। जैसे कि अगर थायराइड कॉम्प्लिकेशन में है तुम्हारा, फर्स्ट तुमने लिखा वोकल कॉर्ड उसमें इंजरी, नर्व इंजरी हो गई, सपोज रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी या फिर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व इंजरी, तो यू राइट इन डायग्नोसिस कि तुमको वो जो होर्सनेस ऑफ वॉइस है ये सब मिलेगा। और उसकी मैनेजमेंट में फिर तुम्हारा क्या आएगा कि अगर इमरजेंसी है तो यूल डू अ ट्रैकियोस्टमी, अदरवाइज यूल डू अ वेट एंड वॉच। तो वो जो टेबल बना जिसमें कॉम्प्लिकेशंस लिखी है एक साइड में, बीच में लिखा है हाउ टू डायग्नोज देम, एंड देन थर्ड हाउ टू मैनेज देम, तो वो टेबल जो तुम्हारा आधे एक पेज में ही कवर हो जाएगा इज़ मच बेटर देन राइटिंग दी कॉम्प्लिकेशन एज अ हेडिंग, और उसके अंदर तुम डायग्राम बना रहे हो और 10 तरह की चीज़ें लिख रहे हो। वोकल कॉर्ड इंजरी हो गई, उस जो नर्व इंजरी हो गई उसमें तुम डायग्राम बना रहे हो, वोकल कॉर्ड पैल्सी के तुमको वो दिखा रहे हो डायग्राम बना के, ये सब। तो दैट विल ओनली वेस्ट योर टाइम बिकॉज दी क्वेश्चन इज़ ओनली फॉर 5 मार्क्स। तो उसमें बेटर था कि इस तरह से टेबल बनाया जाए जिसमें कॉम्प्लिकेशंस उसकी डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हो गया, OT फायर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। अब हमारे पास कुछ आते हैं जो सोलली थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। थ्योरी के क्वेश्चंस में हो सकता है एग्जांपल नर्व ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया, देन स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक। तो उस टाइम में क्या तुमको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो मेक अ डायग्राम कि व्हाट विल बी योर पोजीशन while you are inserting your needle for the particular block, what may be the USG guided image। तो तुम एक इमेज बनाओगे, इसमें USG के स्ट्रक्चर होंगे। देन अगर कोई भी नर्व ब्लॉक आता है उसमें आप 3 तरह से एक नर्व ब्लॉक परफॉर्म कर सकते हो, लैंडमार्क गाइडेड, PNS गाइडेड एंड अल्ट्रासाउंड गाइडेड। तो इमेज बन जाएगी अल्ट्रासाउंड के लिए, PNS के लिए यू विल मेंशन द लैंडमार्क वेयर द नीडल विल बी इंसर्टेड, सिमिलरली फॉर द लैंडमार्क टेक्निक। तो लैंडमार्क में तुमने लैंडमार्क लिख ही दिए, PNS में यूल मेंशन दी मोटर कंपोनेंट की कौन सी नर्व से क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स आना चाहिए, एंड देन USG में यूल मेक अ इमेज ऑफ द USG। तो वो 3 चीज़ें हैं जो तुम नर्व ब्लॉक में मेंशन करोगे तो तुम्हारे को नंबर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि एनी पर्टिकुलर नर्व ब्लॉक कैन बी डन विद ऑल दीज 3 ऑल्टरनेटिव्स। सिर्फ एक USG इमेज बना के छोड़ने से नंबर कम मिलेंगे कंपैरेटिवली इफ़ यू मेंशन PNS एंड इफ़ यू मेंशन लैंडमार्क गाइडेड टेक्निक, तो उसमें उससे नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है। और फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत एक्सट्रीम थ्योरी के हैं, एग्जांपल ASA क्लासिफिकेशन या मैक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मैक।
अब इनमें ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट जिसमें बन सकता हो ऐसे सोलरली थ्योरी वाले में, क्यों जैसे इसी क्वेश्चन में है मैक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मैक, तो उसमें इफ़ यू मेक अ टेबल लाइक दिस, फैक्टर्स में फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, देन फैक्टर्स इंक्रीजिंग मैक, डिक्रीजिंग मैक और नो चेंज इन मैक, सेम इंक्रीजिंग मैक, डिक्रीजिंग मैक, नो चेंज इन मैक, एंड देन राइट 1 2 पॉइंट जो भी तुमको इसके अंदर याद आ रहा है। एक इसका दूसरा तरीका क्या लिखने का, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैक एक हेडिंग डाल दोगे तुम फैक्टर्स, एंड देन यू जस्ट राइट कि ये फैक्टर्स होता है। तो ये जो तुम्हारा सिंपल सा ये जो छोटू सा चीज़ बना, इससे नंबर नहीं मिलेंगे, बट ये जो टेबल बनी उससे डेफिनेटली इमेज विजुअल इंप्रेशन अच्छा आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर इस तरह का टेबल फ्लो चार्ट बन जाए, जहाँ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थायराइड जैसे मैंने बताया वहाँ टेबल बन पाए, और कोई डायग्राम या क्वेश्चन तो डायग्राम बन पाए, तो ओनली दैट मच इज़ इनफ फॉर योर 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक, और एक तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे रीसेंट एडवांसेस के। अब ये जो लिस्ट है ये भी मेरे पास अवेलेबल है, तो अगर तुम मेरे से अप्रोच कर सकते हो देन आई विल शेयर यू द लिस्ट फॉर द रीसेंट एडवांसेस। दीज रीसेंट एडवांसेस हैव नॉट बीन आस्क्ड, ऑब्वियसली रीसेंट एडवांसेस है तो पिछले 10 साल में तो नहीं आए होंगे। तो जैसे 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी में हमारे पास सेगमेंटल स्पाइनल का, तो ऐसे 70-80 क्वेश्चन हैं रीसेंट एडवांसेस की लिस्ट के अंदर। तो दीज रीसेंट एडवांसेस शुड बी डन ओनली एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन फेज़, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ है जो या तो आई नहीं है या फिर अंडर स्टडी है और तुमने नहीं देखी होगी, तो उनको बिल्कुल एंड में आधा पेज या 1 पेज का कंटेंट अपना नोट्स में रख लेना है, एंड जस्ट रीड देम वंस, कि अगर लाइफ में कभी भूला भटका क्वेश्चन आ गया तो तुमको आधा या 1 पेज जो तुमने लिखा था कभी, उससे 4-5 लाइनें तो ज़रूर याद आ जाएंगी। सो दिस इज़ ओनली फॉर दैट पार्ट। ठीक है, तो रीसेंट एडवांसेस पे शुरू से बहुत ज़्यादा फोकस मत करना। फर्स्ट फोकस ऑन द लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस ऑफ योर प्रैक्टिकल। उसमें से तुमको पता चल गया कि कंसर्न्स प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑफ पार्ट को कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, थ्योरी में कैसे लिखना है, उन पे फोकस करो, क्योंकि वही आपका 50-60% कोर्स कंप्लीट करेगा और रियल लाइफ में भी काम आएगा। एंड देन मूव ऑन टू द 5 मार्क क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर, एंड देन लास्ट में रीसेंट एडवांसेस पे आना है। फिर एक सेगमेंट बच जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स का। इस बायोस्टैटिस्टिक्स में भी हमारी जब यूनिट तुम पढ़ोगे तो 17-18 क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आए हैं। तो कभी कभी जो 16-17 टॉपिक है, इसकी भी एक PDF मैंने बना रखी है ऑलरेडी, बिकॉज यू नीड नॉट बी वेरी उसमें बहुत डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है बायोस्टैटिस्टिक्स में। तो वो PDF भी तुम अगर मुझसे कांटेक्ट में हो तो वो PDF ले सकते हो, जिसमें आई हैव ऑलरेडी रिटन कि आधा 1 पेज का कंटेंट मिल जाए हर एक क्वेश्चन का। सो बायोस्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन विल बी कंप्लीटेड इन दैट इटसेल्फ। ठीक है, तो विद दिस आई गेस इट कवर्स योर थ्योरी पार्ट कि एग्ज़ाम में किस तरह से तुमको लिखना है। एंड इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट वी कैन डू अनदर सेशन ऑफ such a video. You can ask me doubts in the comment section or personally question पूछ सकते हो, and we'll take it forward from there. Thank you so much.